से एरिया 51 की जब बात होती है तो बोला जाता है कि वहाँ एलियंस रहते हैं। तो मून में लैंडिंग हुई थी, हाँ। वो लगता है आपको सच में हुई थी? मैं ना ऐसे रिसर्च करी थी, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी और मुझे इंटरनेट पे भी दिखा था। आपको शायद पता भी होगा क्योंकि आप हनुमान जी की भक्त हैं। एक बुक भी थी ना, आई थिंक, जो मतलब बिल गेट्स खरीदना चाहते थे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव बुक थी एंड काफी लोग पीछे पड़े हुए थे उस बुक के पीछे। टाइम ट्रैवल की बात करी तो ये एक बहुत बड़ा किस्सा था। अभी तक हम थोड़ा डार्क है, हल्का सा मैं एक पॉजिटिव स्पार्क जी, देना जी। चाहूँगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एलियंस की बात करी थी। हाँ हाँ, जी जी सर, जी। जैसे एरिया 51 की जब बात होती है तो बोला जाता है कि वहाँ एलियंस रहते हैं। ये क्या है? या तो वो एरिया 51 की जो फैसिलिटी थी, ये एक ऐसी जगह थी जिसको अमेरिका ने सीक्रेट वे में बनाया था। CIA इसमें भी इन्वॉल्व थे। इन्होंने वहाँ पे न्यूक की टेस्टिंग होती थी, न्यूक्लियर चीज़ों की, एटॉमिक चीज़ों की। तो ऑब्वियसली इसको काफ़ी सेफ गार्ड फेंसिंग करके रखा गया था कि प्रोहिबिटेड एरिया है, इधर कोई नहीं जा सकता। लेकिन इसी के कुछ समय बाद अचानक से आसपास के जो कुछ विलेजर्स थे जो वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर रहते थे, उन्होंने एक दिन जब वो किसान खेती कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार कुछ सॉसर जैसा, सॉसर मतलब प्लेट के इस तरह शेप में, वहाँ से करके गिर के क्रैश हो रहा है। ठीक है, तो ये लोग बोले अरे ये क्या चीज़ है, ये तो ना पतंग है ना चिड़िया है, कुछ तो है और क्रैश हुआ है। जाके जब चेक किए तो उनको थोड़े से म्यूटिलेटेड बहुत ही अजीब सी बॉडीज़ दिखी। ठीक है, तो इन्होंने आसपास के जो सरकारी लोग थे उनको इन्फॉर्म किया। विद इन 24 आवर्स वो सारी चीज़ें उधर से गायब। और सरकार ने उस समय पे इनको ये कहा कि अरे कुछ नहीं, गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, ये है। तो बार बार यूएस ने इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर आज से कुछ वर्ष पहले स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक बहुत बड़े फिजिक्स के जाने माने व्यक्ति थे, अब नहीं रहे दुर्भाग्यवश, और एलॉन मस्क ने ये दावा किया कि हमको 5 साल वक्त दो, हम एलियन एनर्जीज एलियन एक्सपीडिशन करके ला के देंगे। आप एलॉन मस्क को तो देखते ही होगे, वो अतरंगी सोचते हैं सारी बिल्कुल। चीज़ें। तो अब जब एलॉन मस्क कह रहा है, देखिए एलॉन मस्क जो भी चीज़ कहता है वो कभी ना कभी करके दिखाई दिखाता देता है। है। अब कैसे करेंगे मेरे को नहीं पता, वो करेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ, क्योंकि वो तो मंगल ग्रह पे कॉलोनी बैठाने की बात करें। तो ये एरिया 51 जो है, इसको माना जाता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर US आर्मी और एलियंस साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग मैं एंगल बताता हूँ। सबसे ज़्यादा एलियन जो इन्वेजन या एक्सपेडिशंस हुए हैं, अगर आप ग्लोब में उस चीज़ को मार्क करोगे तो एक है जो पानी का एरिया है जिसको बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। जी। ठीक है, वहाँ कहते हैं शिप गायब हो गई, हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे साइंस प्रूव कर चुका है, मैग्नेटिक है, ठीक है भाई, मान गए। लेकिन ग्लोब को आप 180 डिग्री घुमाते हो, एग्जैक्ट जो लोकेशन आता है वहीं पे सबसे ज़्यादा एलियन एक्टिविटी देखी गई है। डॉट, बर्मुडा ट्रायंगल 180 डिग्री घुमाया ग्लोब को, वहीं पर है। अब इसकी थ्योरी क्या हो सकती है? इसकी थ्योरी ये हो सकती है कि आज जब हम इस रूम के अंदर आए, हम दरवाजे से आए, ठीक है, इंसान को लगता है कि दरवाज़ा यही है, एक ऐसा किवाट होगा, यही होगा। हम लोगों के लिए दरवाज़ा यही है। एंट्स के लिए तो डोर कुछ होता नहीं है, जो चीटियाँ रहती हैं उनके लिए तो वो छोटा सा गड्ढा रहता है, उसके अंदर वो चले जाते हैं, वो उनके लिए दरवाज़ा है। तो हर किसी के लिए दरवाज़ा अलग होता है। हु नोज, फॉर दीज एलियंस द डोर्स आर डिफरेंट, हमारे परसेप्शन के बाहर है। कि एक पहाड़ वाले एरिया है जहाँ पर हम कहते हैं यति 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 दिख रहे हैं, और दूसरा समुद्र वाले एरिया है जो बर्मुडा ट्रायंगल वाला है। सो दिस कुड बी अ डोर फॉर देम। हम लोगों का लिमिटेड परसेप्शन है कि डोर हमेशा ऐसा रहता है, ज़रूरी नहीं है वैसा है। दूसरी चीज़ है, अगर आप एरिया 51 की अगर आप बात करें तो एरिया 51 के कुछ डॉक्यूमेंट्स बाद में CIA से लीक भी हुए, जिसमें कि कुछ व्यक्ति आर्मी पर्सनल बाहर आके बोले भी। अभी हाल फिलहाल के कुछ समय पहले की बात है, जिन्होंने आके ओपनली ये चीज़ कही है कि एरिया 51 में कुछ इस तरह के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ US वालों ने बना लिए हैं एलियंस के साथ मिलके, जिसका सामना पूरी दुनिया भी नहीं कर पाएगी अगर कभी इन्हें अटैक करा है। और उसके बाद वो व्यक्ति गायब हो गया। हाँ, हाँ। ओके। हाँ, और लोगों ने कहा हॉक्स है, हॉक्स है, HOAX हॉक्स, जी, जी, वो जी। बना दिया। तो द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें होती रही हैं। एरिया 51 वाला जो एलियन डू चीज़ यू है, थिंक एलियंस है वहाँ, लाइक I योर ओपिनियन? I would say yes, there is a high possibility है। कुछ not because of documentaries, but because of some CIA डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए थे, उनको भी अगर आप रीड करते हैं तो उससे आपको एविडेंस मिलते हैं कि काफ़ी ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और US वालों की फितरत है ऐसी, वो मतलब वो दुनिया के सुप्रीम पावर बनने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आई थिंक कि एरिया 51 एग्जिस्ट बिल्कुल करता है, बट जो बड़े लोग हैं वो शायद इस चीज़ को इतने आसानी से बाहर आने नहीं देना चाहते। कोशिश बड़ी करते हैं कि आ किसी जाती तरह है। से, हाँ, बट हल्की पुल्की स्पार्क निकल के आ ही जाती है। एंड जिन लोगों के दिमाग में ये होगा ये सारे एलियन बाहर ही क्यों मिलते हैं, तो आप लोगों को बता दें कि हमारे रडार पे भी 2020 के टाइम पे, कोविड में जब घर पे सब लोग बंद थे, तो कुछ लोगों ने कुछ
इस तरह की एलियन एक्टिविटी स्काई में देखी थी। अब आप बोलोगे उसी समय पे क्यों दिखी? क्योंकि आप खुद सोचो, भारत का प्रदूषण इतना ज़्यादा है, पोल्यूशन है कि हमारे लेयर्स इतने वो हैं। पर 2020 में आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि अचानक से फॉर द फर्स्ट टाइम 15-20 दिन के लिए लोएस्ट लेवल ऑफ पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ना गाड़ियाँ चल रही हैं, ना फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ना कुछ चल रही हैं, लोएस्ट पोल्यूशन। तो पूरी विजिबिलिटी थी उस समय पे, कुछ लोगों ने कैप्चर किया। इनफैक्ट हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू हुआ थे, आपको बता दो इंटरेस्टिंग है, नासा में भी जितने लोग काम करते हैं ना, तो नासा में जितने 30s एंड 40s वाले लोग होते हैं, दे स्ट्रांगली बिलीव कि देयर आर एलियंस इन दिस Okay. वर्ल्ड। तो यार जो लोग दिन भर स्पेस में काम करते हैं, अगर वो बिलीव कर रहे हैं, हम तो फिर तो नॉर्मल लोग हैं। एंड एलियन, यार एलियन को ना हमने बहुत एक परसेप्शन बना लिया है कि वो जादू जैसा दिखेगा या सिर्फ बड़ी खोपड़ी दिखेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। एलियन कुड बी ऑफ वेरियस टाइप्स एंड आई एम प्रिटी श्योर इन द ईयर्स टू कम हमें इन लोगों का कुछ ना कुछ हमको और ये मिलेगा। इसरो के चेयरमैन से भी पूछा गया था एलियंस के बारे में, तो उन्होंने बोला था कि हाँ होते। हाँ उन्होंने, हाँ ये एक इंटरव्यू में हाँ, बोला था, बिल्कुल इसरो के चेयरमैन से भी बोला गया, तो उन्होंने बोला होते हैं, मैंने अभी तक देखा नहीं है बट होते हैं। अदरवाइज वो बोल देते है ही नहीं है। एग्जैक्टली और बाय द वे वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ओके। हाँ, इसरो के चेयरमैन भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। तो यार ये सारी चीज़ें रह चुकी हैं, जो हम पौराणिक काल में भी हम कहानियों में जो हमने सुना हुआ है कि अचानक से रथ से एक दूसरे प्लेनेट से कोई एक असुर आ गया और ये अटैक कर लिया, उसी को हम एलियन कह रहे हैं। हमने बस एक फैंटेसाइज कर लिया है कि एलियन ऐसे 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 ही दिखेंगे। अच्छा, एक जो मून में लैंडिंग हुई थी, हाँ वो लगता है आपको सच में हुई थी या वो नहीं यार हुई थी? फेक थी, पहली वाली तो फेक थी। आपको भी लगता है ये? हाँ क्योंकि वो तो देख ही लिया, बाद में जाके वही वीडियो देखा था। एक्चुअली क्या हो गया था कि उस समय पे जो प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट ने आई थिंक कैनेडी थे उस समय पे, तो प्रेसिडेंट ने कमिट कर दिया था पब्लिक में अपने इलेक्शन के टाइम पे कि हम मून पे इतने साल में लैंडिंग करेंगे। 10 दिन बचे थे अगले इलेक्शन के, तो उनको कुछ भी करके करना था। तो उन्होंने क्या करा, उसी तरीके का एक स्पेस स्टेशन धरती पे बनाया और उन्होंने बोला आप इधर ही कर लो, बाद में अपन देख लेंगे ऊपर जाके लैंडिंग, क्योंकि उसमें बहुत समय लग रहा था इस चीज़ पे। अब पॉइंट वही है कि भाई स्पेस में तो आइसोलेशन में विंड नहीं रहती है, तो वो झंडा हिल कैसे रहा है। तो Exactly. लोगों ने बहुत सालों बाद जब वीडियो देखा तो उस चीज़ को कैप्चर कर लिया और उस चीज़ को पकड़ लिया। तो येस, द फर्स्ट मून लैंडिंग wasn't as it has been क्योंकि आई predicted. थिंक मैंने एक वीडियो में देखा था, जो सेकंड पर्सन जिसने कदम रखा था मून पे, उनसे बाइबल साथ मतलब बाइबल सामने थी और पूछा गया था कि क्या तुमने, बोलिए इस पे हाथ रख के, क्या तो तुमने मून उन्होंने, लैंडिंग, वो भाग रहे वहां से कि नहीं मैं यार हाथ तो नहीं ये रखूंगा। बाइबल के चक्कर में ही तो बड़ा वो चीज़ होता है। आपको पता है जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे, तो लोगों ने एक चीज़ ध्यान नहीं दी। जब वहाँ पे प्रेसिडेंट बनते, जैसे हमारे इधर गीता के ऊपर हाथ रख के हम बोलते हैं ना, कोर्ट में कसम खाता हूँ जो बोलूँगा सच बोलूँगा, वहाँ पर एक सबसे हिस्टोरिक उनकी बाइबल है, उस पर हाथ रख के कसम खानी रहती कि मैं सारे। जो बाइडन ने वो वाली बाइबल यूज़ नहीं करी, उसने अपनी एक बाइबल रखी थी जिसपे लोग कहते हैं वो सैटानिक बाइबल थी। ओके हाँ तो जो बाइडन ने भी ये वाली चीज़ करी थी। तो इस तरह से काफ़ी महत्व है इन सारी चीज़ों का भी। अभी जैसे आपने बताया ना सैटानिक बाइबल यूज़ करी थी ऐसे। हाँ 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 सर मैं ना ऐसे रिसर्च करी थी, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी और मुझे इंटरनेट पे भी दिखा था कि काफ़ी जो बड़े ब्रांड्स हैं जी। उसमें जो सेटन है उसके सिंबल्स यूज़ हो रखे हैं, तभी जाके वो इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। आपको तो जैसे निकलोडियन हो गया, बैलेंसियागा हो गया। बैलेंसियागा का तो अभी हाल फिलहाल में आपने हनी सिंह का वीडियो देखा? हनी सिंह कैमरा पे आके बोलते हैं कि मैं आज से इस ब्रांड के कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। किसी ने पूछा क्यों, बोले जाके तुम इंटरनेट पे देख लो भाई। हनी सिंह ना हिल गए हैं वो, जो और बहुत अच्छी चीज़ है, जो चीज़ें गलत हुई है ना, अब उस चीज़ को वो सही करना चाहता है अपने लाइफ में, क्योंकि उसमें वही बाल के बारे में बात करी गई है कि भाई साहब आप बाल को भगवान, द किंग इज बाल, आप बाल को भगवान मानते हो, बाल शैतान है एक्चुअली में, जो बाहर की कंटेक्स्ट में अगर देखा जाता है, तो वो वाली चीज़ बताई जा रही है। तो ये सारे जितने ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट डिज्नी की भी अगर आप बात करें, तो डिज्नी को तो हमेशा रिलेट किया जाता है कि कार्टून, हाँ, तो 1990 में डिज्नी ने एक कार्टून रिलीज़ किया था फैंटेसिया करके। माना जाता है इसी ने नींव रखी थी बच्चों के दिमाग में भरने का कि किस तरह से सीक्रेट सोसाइटीज़ चलती है, इल्यूमिनाटी और सैटेनिक चीज़ें अगर उनके दिमाग में डालनी थी, तो उसके लिए एक मूवी बनाई गई थी फैंटेसिया। आज भी होगी वो, कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी अगर आप ढूंढते हो। तो डिज्नी को भी माना जाता है, डिज्नी में माना जाता है कि डिज्नी वर्ल्ड में हर 32 साल में एक सीक्रेट चेम्बर खुलता है जिसमें कुछ लोग मिलते हैं, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग मिलते हैं, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि दुनिया को कैसे चलाना है, कैसे हिलाना है, और उसके बाद वो 32 साल के लिए बंद हो जाता है।
जैसे बुरी चीज़ें वैसे अच्छी चीज़ें भी हैं। जैसे श्रीलंका में आपको शायद पता भी होगा, क्योंकि आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो माना जाता है हर 42 ईयर्स में एक ट्राइबल उधर वहाँ पर रहते हैं जिनको हनुमान जी दर्शन देते हाँ हैं। हाँ हाँ जी। पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन एक एक्सप्लोरर थे जो वहाँ पर पहुँचे, तो उनने देखा लोग अजीब अजीब चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं। तो उसमें दो रूल रहते हैं। हनुमान जी आपको तभी दिखेंगे, पहला 980 मीटर्स तक आपके अंदर सिर्फ शुद्ध लोग ही होने चाहिए, जो मन से शुद्ध हो, नॉनवेज नहीं खाते और श्री राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। 980 मीटर्स के अंदर कोई दूसरा भी हुआ तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। एंड दूसरा, आप इसको किसी भी गलत चीज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे। तो हर 42 ईयर्स में हनुमान जी वहाँ पर आते हैं और वो उनको ज्ञान देते हैं, क्योंकि जब वो ट्रैवल कर रहे थे उस समय पे, तो कुछ समय के लिए, मतलब रामायण के समय पे, उन्होंने वहाँ पे रेस्ट किया था। रामायण इन द सेंस, जब श्री राम ने अपने शरीर छोड़ दिया था, उनने रेस्ट किया था, तो वो ट्राइबल्स ने काफ़ी सेवा करी थी। तो ट्राइबल्स वालों ने बोला था प्रभु को एक मंत्र बता दीजिए कि हम आपसे जब भी ज्ञान लेना चाहें तो आप आ जाएं। तो आज भी ये चीज़ रहती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, आई नो, मतलब ऐसे करने बैठेंगे तो हमारा तो पार्ट 10 बन जाएंगे, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा था कि अगर लोगों ने पार्ट 2 का, तो हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। एक बुक भी थी ना आई थिंक, जो मतलब बिल हाँ गेट्स खरीदना चाहते थे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव बुक थी एंड काफी लोग पीछे पड़े हुए थे उस बुक के पीछे। जी जी, उसका नाम भी कोडेक्स करके एक है। तो बिल गेट्स ने जो किताब खरीदी थी वो डा विंची ने लिखी थी। सो डा विंची भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। आप सोचो 500 साल पहले एक व्यक्ति है जिसने हेलीकॉप्टर का चेहरा बनाया हुआ है, जिसने टैंक का चेहरा बनाया हुआ है, जिसने इटली का पूरा मैप, याद रखिए हम 500 साल पहले की बात करें, कोई ड्रोन नहीं है, कोई स्पेस सैटेलाइट नहीं है, कुछ नहीं है, उसने 500 साल पहले ये सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ है अपनी किताब के अंदर। और ह्यूमन पूरे एनाटॉमी, उस समय पे तो डॉक्टर वॉक्टर वाली चीज़ भी नहीं थी, वो कहा जाता था वो कब्रिस्तान जाते थे, ह्यूमन बॉडी निकालते थे, उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे, उसकी पूरी आँख निकालते थे, लंग्स निकालते थे, और उसको पूरा उधर मेंशन करते थे, ड्राइंग करते थे। मोनालिसा की पेंटिंग भी उन्होंने बनाई है। तो ये जो डा विंसी की किताब थी कोडेक्स, पूरा नाम गाइज आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो कोडेक्स किताब जो लिखी थी, कोडेक्स से वैसे और एक चीज़ भी याद आई जो मैं बताऊंगा इसके बाद। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी, तो कहीं ना कहीं बिल गेट्स, बिलियनर, दीज पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड। इनको पता है कि भाई दुनिया जो हम ये देख रहे हैं ना, उससे परी है। हमारे सामने एक पर्दा लगा हुआ है जिसको हम हटाना ही नहीं चाहते। हम दिन भर बस क्रॉलिंग व्रॉलिंग में लगे रहना चाहते हैं। हम उस पर्दे को अगर हटा लें तो हमको कुछ और ही दिखेगा। तो बिल गेट्स समझदार है, तो 400 करोड़ रुपए में उन्होंने एक ऑक्शन में क्या खरीदा, एक किताब खरीदी जो डा विंसी ने लिखी है। क्योंकि डा विंसी, आप सोचो 500 साल पहले, हम बोलते हैं राइट ब्रदर्स ने पहला एरोप्लेन निकाला, नहीं भाई साहब, ये डा विंची ने ये सारी चीज़ें लिखी है। उन्होंने पहला एक रोबोट भी निकाला हुआ था। तो बिल गेट्स ने ये वाली चीज़ लिखी है। एंड बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा ये चीज़ आई, और आज हमने सैटर्न की बहुत बात करी है, तो कोडेक्स गीगास करके एक सैटर्न की भी किताब है, जो कहा जाती है दुनिया की जो सबसे खतरनाक, सबसे राक्षसी किताब है, वो कोडेक्स गीगास है। इसके पीछे के जो कहानी है वो ये है कि एक पोप थे। पोप अच्छे इंसान होते हैं। तो एक राजा था उनके साम्राज्य में, उसने बोला कि भाई तुमको सज़ा दे दी जाएगी, तो 24 घंटे के अंदर तुमको मार दिया जाएगा, ख़त्म। पर ये बोलता है देखो मैंने इतने सालों से सेवा करी है, चर्च की सेवा करी है, कुछ तो मेरे को दो। मेरे 24 घंटे के अंदर तुम एक किताब लिखो, अगर वो सबसे इन्फ्लुएंशियल किताब हुई ना तो तुमको माफ़ है। ओके। तो उसको ना जीने की बड़ी तलब थी, ऑल दो पोप थे, वो जीने की तलब थी। माना जाता है एक रात में बैठ के उन्होंने 750 पेजेस की एक किताब लिख दी। 70 किलो की वो किताब थी, 70 किलो की। अंदर क्या था, अंदर रक्त से लिखा गया था, खून से लिखा गया था। अंदर लोमड़ी की चमड़ी उसमें थी। अंदर मतलब इस तरह की बड़ी चमगादड़ का कुछ है, ये सब है। कोई भी ये कहता है कि भाई इम्पॉसिबल है कि आप 24 घंटे के अंदर इतनी मोटी किताब लिख सको। पहली थ्योरी आई कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, पोप था तो बहुत लोगों को बुला लिया और लिख दिया, पूरा गांव लिख दिया। पॉसिबल नहीं है, क्यों? हैंड राइटिंग एकदम सिमेट्रिक सेम है, वो भी पोप की। तो पहला थ्योरी गया। दूसरा कहा जाता है कि सैटर्न खुद आया, इस बंदे ने भीख मांगी, बोले भगवान तो मेरी नहीं सुन रहा है, शैतान तू मेरी सुन, बदले में मैं तुझे अपना सोल दूंगा। सैटर्न को ये सोल्स बहुत अच्छे लगते हैं, कोई प्रीस्ट दे देना, क्योंकि ये बहुत पावरफुल और पॉजिटिव खतरनाक सोल होते हैं। और ये पॉजिटिव नेगेटिव गेम चलता है, जैसे क्रिकेट चलता है ना, तो भैया मैं जीता तो मजा आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो सैटर्न खेल रहा है भगवान के साथ। ओके ओके ओके। तो सैटर्न को चाहिए कि भाई एक प्रीस्ट का मेरे को अगर मिल जाए, पोप का मिल जाए, तो क्या चाहिए। उसने बोला ठीक है, तुम मेरे को सोल दे रहे हो, मैं खुद लिखूंगा। तो कहा जाता है कि उस समय पे ल्यूसीफर ने खुद ने ये किताब लिखी और 24 घंटे के अंदर दिया गया। 1600s में एक पैलेस में ये किताब रखी गई थी, उस पूरे पैलेस में आग लग गई, सारी लाइब्रेरी की किताबें जल गई, लेकिन एक किताब बच गई थी, ये वाली किताब। लेकिन उस समय पे उसमें से 10 पेज गायब थे।
माना जाता है उसी 10 पेज में ये लिखा गया था कि किस प्रकार को से सैटर्न को आप खुद बुला सकते हो अनलिमिटेड पावर और लॉन्जिविटी के लिए। आज भी वो किताब अवेलेबल है। आई थिंक फिलीपींस के एक म्यूजियम में उसको रखा गया आई है। थिंक कोई इसको रीड नहीं कर सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें कैमरास लगे हुए हैं, उसको पूरा उसमें रखा गया है, प्रॉपर सिक्योरिटी में रखा गया। अकेले उस किताब को आप दूर से देख सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो, आप फील नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसको, क्योंकि माना जाता है कि बहुत सारी सैटेनिक चीजें बताई सैटानिक गई चीज़ें हैं हैं। तो इसमें। आप समझो हमारी सारी मूवीज जो होती है ना, इन्फ्लुएंसेस यहीं से लेते हैं। एविल डेड करके एक सीरीज है, उसमें हमेशा दिखाते हैं किताब खुलती है और राक्षस आ जाते हैं, वो रेफरेंस यहाँ से लिया गया फॉरेन है। की सारी मूवीज में किताबों का ही होता किताब है, है। हाँ, किताब या तो पुरानी हवेली रहती है, दरवाज़ा जो खोलना नहीं है वो खोल देते हैं और बस शुरू हो जाता है। तो वही ये सारे, तो ये कोडेक्स गिगास दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है जो मानी जाती है, सैटर्न ने खुद ने लिखी है। कुछ आइडिया है क्या कि उसमें लिखा क्या गया है, या फिर ये भी अभी नहीं, तक कुछ मिस्ट्री है? कुछ जैसे पेजेस के अंश शायद जो स्टार्टिंग में जब म्यूजियम में नहीं गया था तो कुछ लोगों ने उसको वो किया गया है, तो उसमें एक जगह पे ना सैटर्न ने खुद का एक तस्वीर बनाया हुआ है। ओ या आई थिंक वो अवेलेबल भी है इंटरनेट यस, पे। इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो कहा जाता है कि दैट वाज हिज वे ऑफ गिविंग सिग्नेचर, एंड वो चाहता है कि लोग जाने मेरे बारे में, लोग करप्ट हो। देखिए आज जो हम कहते हैं ना दुनिया में करप्शन बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहे हैं, महामारी फैल रही है, वॉर्स हो रहे हैं, ये एक तरीके से क्या, ये असुर एनर्जीज हैं, ये सैटानिक एनर्जीज हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं जो ये सारी चीज़ें करवा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम ओपन माइंड के साथ सोचें तो हम इसको बिलीव करेंगे। अच्छा, लेकिन पता है लोग थोड़े डर रहे होंगे कि क्या किया जाए, तो याद रखिए मैंने रामतीर्थ जी की भी बात करी, आज स्वामी विवेकानंद जी की भी बात करी बिल्कुल। है। पॉइंट सिंपल सा है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट है शैतानी रास्ता, बट सिंपल से बात है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, लॉन्ग कट लोगे और पॉजिटिविटी की साइड लोगे, अध्यात्म का साइड लोगे, स्पिरिचुअल का साइड लोगे, तो आप 100 गुना अच्छा। हाँ, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं स्पिरिचुअल और रिलीजन में, दोनों में डिफरेंस होता है जी कि अगर सिर्फ पूजा करना ही स्पिरिचुअलिटी होता तो कोई भी इस्लाम में स्पिरिचुअल नहीं कहा जाता, जी। कोई भी क्रिश्चियन स्पिरिचुअल नहीं कहा जाता, सबके तौर तरीके अलग होते हैं। स्पिरिचुअल इज डिफरेंट, रिलीजन इज डिफरेंट, बुलाएगा। सर अभी जैसे आपने टाइम ट्रैवल की बात करी, टाइम मशीन की बात करी है। टाइम ट्रैवल की बात करी तो ये एक बहुत बड़ा किस्सा था जिसको भी दबाया गया, लेकिन आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिलेगा। 2000 की बात है, एक व्यक्ति है अचानक से एक फोरम पे आ जाता है और वो कहता है कि भाई मैं फ्यूचर से हूँ। एज यूजल लोगों को तो खिल्ली उड़ानी है, क्योंकि ओपन माइंडेड कोई होता ही नहीं हमारे देश में, तो और कम है, ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं। जी। तो बोले अरे क्या बकवास कर रहा है ये, वो विदेशी था, तो बोले अरे ये क्या है, वो बोलता है कि बोले मैं 2036 से आया हूँ, 2036, 2000 की बात है, मैं 2036 पे आया हूँ। तो बोले, फिर कुछ लोगों ने बोला प्रूफ दो भाई, क्या सीन है। तो उसने ना कुछ प्रिडिक्शंस लिखे कि आज से कुछ महीनों के अंदर पेरू में, इजिप्ट में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा। दूसरा उसने कहा कि एक बीमारी आएगी उस समय पे ही, कि एक कुछ बीमारी कुछ साल में आने वाली है, और उसने ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस किए। हैरानी की बात, कुछ महीनों को सारी सही होने लग गए। अब ये दो ही जन कर सकते हैं, या तो एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर कोई हो जिसके पास हाँ सही हाँ। में शक्तियाँ हो, या तो फिर टाइम टाइम ट्रैवलर। ट्रैवलर हो। फिर लोगों को अब क्यूरियोसिटी बनी, भाई क्या सीन है, तुम इधर कैसे कैसे पता? कैसे आए हो। तो बोले यार मैं 2036 में था, 2036 में के पहले तक लोगों को सिर्फ डराया जाएगा कि दुनिया खत्म होने वाली, खत्म होने वाली है, जो बात सही है, हर 2 साल में बोलते दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन 2036 में एक सही में एक इंटरनेट पे ऐसा बग आ जाएगा, इंटरनेट के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, जो सारे दुनिया की टेक्नोलॉजी को ख़राब कर देगा, जिसके चक्कर में रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो हमको 2036 में ये चीज़ पता लग गई थी, लेकिन 2036 में एक सीक्रेट ग्रुप है, सीक्रेट सोसाइटी, प्रोबेबली इल्यूमिनाटी, जिन्होंने टाइम ट्रैवल को प्रॉपर तरीके से गेस कर लिया है। तो उनको इसका सोल्यूशन 2075 में मिला था। तो मैं जा रहा था 2075 पे उस सोल्यूशन को लेने के लिए, ताकि मैं वापस आ जाऊँ 2035-36 के बीच में। लेकिन जाने के बाद वहाँ से जब मेरे को वापस मशीन में नंबर फीड करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2000 में एक बार जाके देख के आ जाऊँ क्या चल रहा है, और मैं गलती से इधर फंस गया हूँ, अब मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। निकल नहीं पा रहा हूँ। फिर लोगों ने उस पर बड़ा वो कर दिया कि यार एक बंदा आया, वो इधर आके इस चीज़ पे फंस गया है, क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है। लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को फोरम से डिलीट कर दिया, पता नहीं उसके आगे क्या हुआ। इनफैक्ट चार्ली चैपलिन स्ट्रांगली बिलीव करते थे टाइम ट्रैवल पे। चार्ली चैपलिन शॉक हो गए थे जब 1929 या 32 के आसपास उनकी एक मूवी शूट हो रही है, ठीक है। उस समय पे उनकी एक क्लिप है, आज भी इंटरनेट पे वो क्लिप अवेलेबल है, और ये एआई के पहले क्लिप आ गई है, तो भैया एआई एडिटेड नहीं है, ठीक है। मतलब आज से कुछ साल, 10-12 साल पहले अपलोड हुई होगी, आप जाके देखो। और ये एक बंदे ने अपलोड करी थी, क्योंकि उसको उसके पापा या कहीं पे ड्रॉ में उसको ड्राइव मिली, नहीं वो क्या बोलते हैं, वो गोल गोल वाले हैं, वो सब मिले, उसको कन्वर्ट किया और वो सारी चीज़ें करी।
उसमें ना एक लड़की दिखती है पीछे, 1929-30 की बात कर रहा हूँ, जो कान पे एक फ़ोन जैसा एक कुछ लेके। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि भाई इसमें हैरानी का क्या बात है, हो सकता है 1920 और उस समय पे आ गया होगा इस तरह का फ़ोन। बट इंटरेस्टिंगली ये मोटोरोला ने पहला फ़ोन उसके 30 साल बाद बनाया था। ओ। तो चार्ली चैपलिन के उस पर्टिकुलर वीडियो में एक लड़की फ़ोन के साथ कैसे पाई गई, वैसे ही एक और टाइम ट्रैवल का इंसिडेंट था जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, उसमें अचानक से एक व्यक्ति दिखता है जो इस तरह के चश्मा पहनता है और आजकल के कपड़े पहन आज रखे थे। लग के कपड़े पहनता है। तो क्या है कि मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होता है इंटरनेट के साथ, ये भी प्रॉब्लम है कि काफ़ी सारी सच्ची घटनाओं को मन गढ़ंत घटनाओं के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिसके चक्कर में लोगों को विश्वास होता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती होंगी। लेकिन देर इज़ अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी कहानी, क्योंकि अभी तक हम थोड़ा डार्क है, हल्का सा मैं एक पॉजिटिव स्पार्क जी देना जी। चाहूँगा। तो आप क्योंकि मैंने देखा आप स्पिरिचुअलिटी पे काफ़ी बिलीव करते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मेरे को अभी एक अच्छे बीइंग से मिला था जो मुझे लगता है एनलाइटेंड है। देखिए एक बार में आप कह नहीं सकते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उनसे जब मैं मिला था तो उन्होंने मेरे को एक कहानी बताई जो बिल्कुल सच है, मैंने बाद में चेक करें। स्वामी राम तीर्थ, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा। एक स्वामी राम तीर्थ थे, लाहौर में थे। ये उस टाइम पे था, पार्टीशन वार्टीशन का वो सीन था। तो लाहौर में थे, तो लाहौर यूनिवर्सिटी में सबसे फेमस मैथमेटिशियन थे, मैथ्स के प्रोफेसर थे। बड़े इंटरेस्टिंग किस्सा, आप सुनेंगे आपको भी मज़ा आएगा। ये ना कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। और इनके पूरे कॉलेज के प्रोफेसर और इन सबको पता था। तो ये एकमात्र प्रोफेसर थे जिनको यूनिवर्सिटी में 12 बजे के बाद आना अलाउड था, कि आप ओके। दोपहर के 12 बजे आओ। क्यों? सुबह ये ध्यान साधना कृष्ण जी को याद करते थे। तो ये क्लियर बोलते थे मैं 12 बजे के बाद ही आऊँगा, लंच टाइम तक आऊँगा। और इनको अलाउड था क्योंकि पढ़ाते इतना अच्छा थे, और इनका मैथ्स फेमस, सबसे फेमस मैथमेटिशियन थे। तो इनकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बढ़ रही थी। तो इंडिया के लोग और यूके के लोग एक कॉन्फ्रेंस में आने वाले थे जो वहीं पर उनकी यूनिवर्सिटी में होने वाली थी। तो ना इनके वाइस चांसलर जो थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आके बोले कि राम तीर्थ जी, देखो यार आप आते तो 12 बजे हो, लेकिन अब तो कॉन्फ्रेंस है, आपका 9:30 बजे का सेशन है, तो प्लीज़ आज के दिन आप आ जाना, बाद के अपन देख लेंगे। इन्होंने बोला, बोले हाँ ठीक है। अच्छा, ये वो समय है जब ना फ़ोन है, ना मोबाइल है, इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, और टेलीग्राम तो पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। बोले बिल्कुल ठीक है। अब वो एक्चुअली कॉन्फ्रेंस 4-5 दिन बाद था। एज़ यूजुअल ये सुबह उठे, ठीक है, ध्यान में लग गए, इनके दिमाग में था कि उठ जाएंगे। अब ना इनकी आँख खुलती है, आँख खुलते 12:30 बज गए। तो ये तो टेंशन में कि भाई कृष्ण जी के इसमें मैं इतना लग गया। अब वो अंदर से गिल्टी फील हो रहा है, अच्छे लोगों को गिल्टी फील होता है। प्लस कार वार की कोई सुविधा नहीं है और यूनिवर्सिटी दूर है, चल चल के जाते थे तो उनको करीब 45 मिनट्स लगते थे, 45 मिनट। इन ये मन में एज्यूम कर रहे हैं कि भाई अब तो पता नहीं क्या है, लगता है छोड़नी ही पड़ेगी अब तो, ऐसा करके। जैसे ही वो पहुँचे, वाइस चांसलर आके गले मिल लिया, भाई मज़ा आ गया। अब ये सोच रहे भाई मैं तो घर पे था, मज़ा कैसे आ गया। वो इन्हें कुछ, ये बिल्कुल चुप है। वो बोलते हैं, बोले यार तुमने जो सेशन दिया है ना, कसम मज़ा आ गया, बहुत आज का सेशन बेस्ट था। बहुत बेस्ट था। तो वो बस मुंडी हिला के बोले ये है। जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस समय पे प्रोफेसर, वो आके जो उनके डीन थे, भाई ये लो, इनको लगा रेस्टिकेशन पेपर है, बोले तुम प्रमोटेड हो। प्रमोट हो गया? बोले अब तो तुम 12 के, अब तुम 3 बजे के बाद हो, हम्म। सैलरी भी तुम्हारी बढ़ गई, तुम प्रमोटेड हो। बट आज जो तुमने वो वाली बात बोली थी ना मैथ्स की, वो गजब थी। अब ये सोच रहे मैंने कौन सी बात करी, मैं तो ध्यान में था। तीसरे प्रोफेसर आके बोलते हैं, भाई आज तुम्हारे चेहरे का नूर अलग था यार, तुम जो जो बोल रहे थे, मतलब लोग एक टस से मस नहीं हो रहे थे। तब इनका दिमाग चला कि ये जब, अब ये फ्लैशबैक में गए, जब भी ध्यान करते थे सामने कृष्ण जी की मूर्ति रहती थी। जब आज उनकी आंख खुली थी ना, वो मूर्ति नहीं थी वहां पे। ओके ओके ओके। दैट इज द टाइम व्हेन ही गॉट द रियलाइजेशन कि ये तो श्री कृष्ण है हम्म। जो मेरे बिहाफ पे ये पूरी लीला करके जा चुके हैं। तो ये सीधे गए प्रोफेसर, अपने वाइस चांसलर, बोले आओ आओ बैठो, तो अब तो प्रमोट भी होगा, आपको बता दिया होगा डीन ने। तो इनने पेपर दिया, बोले क्या प्रमोशन का? बोले नहीं, ये मेरा रेजिग्नेशन का है। बोले रेजिग्नेशन? तो उन्होंने बोला आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि अगर मेरे श्री कृष्ण जिनको मैं भक्ति करता हूँ, अगर वो इतना कुछ कर सकते तो मेरे को 2 वक्त की रोटी तो यूं ही करवा देंगे। तो मैं अब अपनी पूरी लाइफ इधर ही समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैंने दुनिया देख ली है, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। कहानी का अंत इधर नहीं होता है। वाइस चांसलर भी हैरान, सब आज तक का इनका बेस्ट सेशन था, उसके बाद कोई बंदा रेजिग्नेशन दे रहा है।
उसके बाद ना ये चले जाते हैं, जंगल में रहते हैं। बिल्कुल, जंगल में क्या होता है, उस समय पे ऋषि लोगों के लिए और ये जो ध्यान वाले लोग रहते थे उनके लिए पब्लिक के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। आजकल हम हर चीज़ को जज करते हैं, बुरा भला ऐसा वैसा करके, तब बहुत अच्छी लोग हेल्प करना चाहते थे। तो एक फार्मर रहता था उसरी खेत में, वो रोज़ आके उनको खाना प्रोवाइड करता था कि स्वामी जी खाना लीजिए, स्वामी जी खाना। हर खाने लेते वक्त वो कहते थे बहुत बहुत शुक्रिया, श्री कृष्ण की जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दिन ना किसान को थोड़ा गुस्सा आया, उसने बोला स्वामी जी एक बात बताइए कि हर दिन खाना मैं आपको लेके देता हूँ, आप थैंक यू श्री कृष्ण जी को बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? बोले वो तो तुम तो जरिया हो, श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो फार्मर को आया थोड़ा सा एटीट्यूड कि बोले ऐसा मैं चेक करता हूँ, मतलब अंदर से थोड़ा ईगो हट हो गया। तो फार्मर बोलते हैं कि बोले स्वामी जी कल मैं आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा परेशानी है, जानबूझ के, ठीक है, ये टेस्ट देखना चाहता था कौन खिलाएगा कि आप कौन खाना? खिलाएगा। तो ना ये जो कुटिया है, कुटिया के पीछे एक बुशेस है, उधर से छुप के देख रहा था दोपहर को कौन आता है। तो एक बुढ़ी सी औरत आती है, बुलाती हैं स्वामी जी बाहर आइए, स्वामी जी बाहर आइए। तो बोले बोले क्या हो गया? बोले स्वामी जी पता नहीं हमारे इधर जो गौशाला में गाय गाय थी, कभी इतना दूध नहीं देती थी, ये आज कुछ ज़्यादा इतना दूध दे दिया कि हमारे हमने आस पड़ोस में सबको बांट दिया तो भी नहीं है। हमको याद आया कि आप इधर रहते हैं, तो आप प्लीज़ इसको ग्रहण कर लीजिए। तो वो बोले बिल्कुल दीजिए। फिर उनने उधर दूध वूध बढ़िया अच्छा जार भर के पिया। फिर बोला थोड़ा सा बच गया था, तो उनने बोला ये रख लीजिए, आप ले जाइए। तो बोले अरे नहीं नहीं आप रख लीजिए शाम को। बोले, अरे नहीं मेरे कृष्ण हैं, जैसा सुबह का दिया है शाम को दिए देंगे उस हिसाब से। तो वो बोलती है ठीक है स्वामी जी, अगर हमारे ना गाय इसी तरह से प्रोड्यूस करती रहेगी तो हम आपको लाते रहेंगे, लेकिन हमारे इधर ना खेत में हमारे जो बगीचे हैं वहाँ पे फल बहुत हुए हैं, आज शाम को मैं आपको फल देती हूँ। बोले ठीक है बिल्कुल। तो एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी वो महिला आ रही है, तीसरे दिन फार्मर को गिल्टी फील होने लग गया, वो छुप छुप के देख रहा है। बोले यार ये क्या लीला चल रही है, तो श्री कृष्ण खुद आके मतलब अलग ही चल रहा है। चौथे दिन आके पैर पकड़ लिए, बहुत बहुत क्षमा कीजिए मुझे, मुझे सॉरी, मैं जानबूझ के ये चीज़ किया था, लेकिन अब मैं मान गया हूँ कि जिसको पालनहार ही देख रहा है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, दुनिया चाहे लाख कहे कुछ भी कहे। तो मैं आपके इसमें ही समर्पित होना चाहता हूँ। फिर तब से उसने उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु भी बनाया, उनसे लेसन भी दी। तो आप खुद सोचिए, हमारे ही देश के इतने बड़े बड़े संत लोग हैं जिनको लोगों ने देखा है, जिनको विश्वास किया है, लेकिन लोगों को हजम नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी, जी। स्वामी विवेकानंद जी पे लोग एक बार में इतने जल्दी इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि वो रीसेंट हिस्ट्री है, हम्म। तो वो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेड हो गई है। बट आप खुद सोचो, उतने सालों पहले ना कंप्यूटर थे, ना लैपटॉप थे, ना क्लाउड था, तो कहाँ से ये सारी चीजें स्टोर होंगी, लेकिन उसके प्रूफ्स मिलने लगे। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे पहली बार एड्रेस करने, तो पब्लिक पूरी बैठी हुई है, स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पे जाने वाले हैं। जैसे ही अनाउंस हुआ उनको 2 मिनट का टाइम दिया गया था। कितना? 2 मिनट। ये तो बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन है, कोई इतने दूर से 7 समुंदर पार आ रहा है और समुद्र के थ्रू आ रहा हो, उसको सिर्फ 2 मिनट आप इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए दोगे? तो पब्लिक बात करी, अरे यार ये तो नागों के देश से आ गया, सपेरों के देशों से आ गया, इंडिया को ऐसे ही करते थे, गरीबों के देश से आ गया, क्या ही बोलेगा, ऐसा ऐसा करके। स्वामी जी ऊपर जाते हैं स्टेज पे, स्वामी विवेकानंद जी, और पहला स्टेटमेंट वो बोलते हैं, टू ऑल माय फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उतने में हूटिंग चालू हो जाती है, क्योंकि जितने भी स्पीकर इससे पहले आए थे वो सब लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। इन्होंने जिस स्वर से कहा, जिस तेज से कहा, सब प्रभावित हो गए कि यार इसने तो भाई बहन सीधे हमको कुछ कहा है, बात है इसमें। कुछ तो बात है। जो टाइम कीपर था वो इतना मग्न हो गया सब सुनने में। बाकी सारे सेशन में जैसे कॉन्फ्रेंसेस में होता है ना, लोग बात कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब होता है, सब शांति से इनका सुन रहे हैं। वो 2 मिनट का 2 घंटा हो गया, टाइम कीपर टाइम रखना ही भूल गया और सबने खड़े होकर तालियां बजाई। वो पहले, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को बोलते हैं कि वेस्ट को ईस्ट से ईस्ट से। मिलाने वाले पहले थे। स्वामी विवेकानंद जी के आप किससे सुन लीजिए ना, स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे द एसेंस टू एजुकेशन इज कॉन्सेंट्रेशन। मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन पावर जितनी बढ़ाओगे वही आपकी एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रटा हुआ चीज जो हमारे स्कूल कॉलेजेस कराते हैं वो सही नहीं है। तो उनके 3 किस्से मैं जल्दी बताता हूँ आपको, ताकि आप समझ जाओ कि उनके अंदर कितनी पावर थी जो अध्यात्म के थ्रू आती है, और उसका जो लोग सुन रहे हैं, जो स्वामी जी का सोल्यूशन था वो मैं बताऊंगा। सबके अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप खुद देखिए कि ये तो डॉक्यूमेंटेड है, उनकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और उनके इतना पावर है। एक बार अपने वो एक दोस्त के घर पे जाते हैं जो जर्मन रहता है, तो वहां पर देखते हैं कि उसकी स्टडी टेबल पे जर्मन 700 पेज की किताब पड़ी रहती है। तो ये देख के बड़े
हैरान होते बोलते भाई क्या कैसी किताब है? तो बोले बढ़िया है, मैंने सुना है, और 700 पेज की है, अभी मैंने कुछ 30-40 पेज पढ़ लिए हैं। तो बोले मेरे को 1 घंटे के लिए दोगे इधर? बोले लो भाई, क्योंकि तब तो टाइम पास के लिए कुछ था नहीं ना, मतलब कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ है नहीं। रील्स स्क्रॉल। तब कुछ नहीं था, आजकल तो रील्स में आपके 2-3 घंटे निकल जाते हैं। उन्होंने किताब को खोला भी नहीं, बीच में अपने हाथ के रखा, आंख बंद करी, 1 घंटे बाद बोला यार मत पढ़ रहा, बेकार किताब है। तो बोले यार इतना ह्यूमिलिएट मत कर मेरे इंटेलिजेंस को, तुमने तो किताब खोली भी नहीं है, और ये तो तुम्हारी भाषा में भी नहीं है, जर्मन में लिखी है। तो बोले कुछ भी पूछ लो, कोई से भी पेज का कुछ भी पूछ लो। तो उसने पूछा, जितने सवाल पूछे इनने पेज नंबर सहित बता दिया। तो वो हिल गया, भाई ऐसे कैसे? लेकिन ये पहली बार किस्सा नहीं हुआ है। कोलकाता की लाइब्रेरी में स्वामी जी भेजते थे अपने असिस्टेंट को, जाओ किताब लेके आओ। रोज़ 6 किताबें आती थी, रोज़ 6 किताबें जा रही हैं। लाइब्रेरियन ने एक दिन बोल दिया, तुम्हारे स्वामी जी पढ़ते वढ़ते हैं या बस ऐसे ही शक्ल देख के अपना शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं इतनी किताबें पढ़ मस्ती रहा हूँ, मजाक चल रहा मस्ती है। मजाक चल रहा है? बोले मैं कन्वे कर दूंगा आपका मैसेज, बाकी स्वामी जी देखेंगे। तो पहले असिस्टेंट ने सोचा पहले मैं खुद टेस्ट करता हूँ। तो क्या हो गया कि उसको भी नहीं पता था, तो वो उस समय पे एनसाइक्लोपीडिया बहुत चलती थी, 11 वॉल्यूम की एनसाइक्लोपीडिया, ए मोटी मोटी। तो वो 11 वॉल्यूम की एनसाइक्लोपीडिया स्वामी जी के सामने रखता, धड़। स्वामी जी एनसाइक्लोपीडिया, इसको तो पूरे जन्म भी कर लेना तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगा ये 11 वर्जन। उसको पता नहीं था कि 10 ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं पहले से। तो बोले मैंने 10 तो पढ़ ली है, मज़ा नहीं आ रहा है, एक पढ़ लेंगे। 10 पढ़ ली? तो बोले हाँ। बोले कुछ भी पूछ लो। तो कोई पेज नंबर बोले, कुछ भी पूछें, फैक्ट फिगर सब कुछ बता दे रहे हैं। तो वो तो पूरा फ़ैन हो गया स्वामी जी का। फिर बोला स्वामी जी वो लाइब्रेरियन थोड़ा तेज चल रहा है, थोड़ा आप देखेंगे? बोले कोई नहीं बेचारा, जलते हैं अपन उधर जाके। तो लाइब्रेरियन बोले कि भाई क्यों भाई, आप शो ऑफ कर रहे हो यार, आप तो पढ़ नहीं रहे हो। बोले अरे ऐसा नहीं है, आप किसी भी दिन की मैंने जो इशू करी थी कोई सी भी किताब लो और मुझसे पूछ लो। वो जो जो चीज़ें पूछी स्वामी जी ने बता दी। और ये सब हैरान है, मतलब सोचिए 3 इंसिडेंट हैं जिसमें स्वामी जी के पावर ऑफ कंसंट्रेशन दिखाया गया। एक बार स्वामी जी ने खुद से कहा है कि ये शक्तियाँ कैसे आती हैं, आप जानना चाहोगे? जी बिल्कुल। थोड़ा टफ है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। स्वामी जी ने कहा 12 वर्ष का अगर कोई ब्रह्मचार्य रखता है, प्रॉपर ब्रह्मचार्य, नो नॉनवेज, सेलिब्रेट, नो मतलब जितनी भी सारी, नो स्मोकिंग, प्रॉपर आपका जो ध्यान करना है सब कुछ, 12 वर्ष तक अगर कोई ये चीज़ करता है, प्रॉपर ब्रह्मचार्य करता है, ध्यान साधना करता है और क्रिया करता है, तो उसकी शक्तियाँ अलौकिक होने लग लगती जाती हैं। हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज के समय पे कितने लोगों के पास वो पेशेंस होगा करने का। हम करेंगे नहीं लेकिन जजमेंट ज़रूर पास करेंगे कि ये फालतू है। तो ये सारी चीज़ें जो हम कैसे अलौकिक, इस दुनिया की नहीं है, बाहर की हैं, ये सारी चीज़ें सब हमारे अंदर ही पोजेस हैं, की जा सकती हैं। बिल्कुल की जा सकती हैं। तो यही वाली चीज़ एक सबके अंदर है। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद जी थे, और बहुत सारे हमारे इधर, अगर लोगों ने पार्ट 2 कहा, रिक्वेस्ट करी, तो हम उसमें और भी डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सबके बिल्कुल सब पार्ट 2 बिल्कुल चाहिए अगर तो। बिल्कुल। तो उस समय पे मैं और भी बहुत सारे स्वामी जी के किस्से हैं, बहुत सारे और जो रियल किस्से हैं। एंड जैसे आई थिंक, पता नहीं आपने कभी अपने व्यूअर्स को सजेस्ट किया है, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, मैं कहूँगा एक बार पढ़िए, आपको पहली बार में हजम नहीं होगा। ये ट्रू फैक्ट है, मैंने भी पढ़ी थी, बट लिटरली लाइफ चेंजिंग है मेरे लिए तो था, एटलीस्ट। बिल्कुल। तो मैं भी कहूँगा, मैं तब मैंने और भी थोड़ी दूसरी किताबें पढ़ी हैं जो शायद लाइफ चेंजिंग रही होंगी। लाइक। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ओके। ठीक है? कुछ चीज़ें ये चाणक्य से सीखी है, कुछ चीज़ें अपने अंदर ही रखनी चाहिए। तो चाणक्य भी पॉलीमैथ थे, वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे एंड ऑल। एंड अच्छा, बिकॉज चाणक्य की बात हुई तो, एंड सीक्रेट सोसाइटीज़ की जो बात हुई थी, तो मैं बताना भूल गया आपको कि सीक्रेट सोसाइटी तो हमारे देश में भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कलिंग का युद्ध हुआ, लाखों की सेना ढेर हो गई थी, रक्त से पूरी तरीके से रिवर भर चुका था, तब अचानक से सम्राट अशोक को बहुत गिल्ट हुआ रोम के समय पे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इतने लहूलुहान कर दिया, लोगों के रक्त बह रहे हैं, नदियाँ बह रही है, मैंने क्या कर दिया। तब उनने डिसाइड करा कि बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करेंगे। उस पूरे प्रोसेस में उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई, क्योंकि उनने पूरी दुनिया घूमी हुई थी, तो उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्रेट अगर रखी जाएँ तो ही सही हैं। तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी सम्राट अशोक ने बताई थी, 9 सीक्रेट मैन की सोसाइटी कहते हैं उसको। लुइस पैस्चर भी एक बार जब भारत आए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे
इस बीमारी का इलाज तभी मिला था जब मेरे को एक व्यक्ति मिला था उस सीक्रेट सोसाइटी से 9। ये 9 ऐसे लोग थे जिनके पास अपने अपने सब्जेक्ट के ऐसे सुप्रीम नॉलेज थे जो किसी और के पास नहीं। किसी के पास, एक के पास साइंस होगा, किसी के पास ऑकल्ट होगा। हिटलर वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टू पैरानॉर्मल एंड ऑकल्ट हो गया, ऑकल्ट मतलब विच क्राफ्ट और ये सारी चीज़ें हो गई। किसी के पास वाटर के बारे में सारी चीज़ें होंगी जानकारी, किसी के पास हर्ब्स, मेडिसिन, डॉक्टरी। तो इस तरह से 9 अलग अलग, किसी को लॉ, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें पूरी दुनिया भर से ये लोग इकट्ठा करते थे। तो सम्राट अशोक के पास भी ये सारी चीज़ें थी। तो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स की सारी चीज़ें, हाँ, हम जिस एग्जिस्ट तो करती हैं। करती हैं, और जिस भी चीज़ को आप नकार रहे हो वो सारी चीज़ें हैं। जस्ट बिकॉज आपने उस चीज़ को फील नहीं किया है डजेंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो फिर तो आपने भगवान को भी नहीं देखा है, बट आप मानते हो कि नहीं मानते हो। एंड भगवान की अगर बात करूँ तो हम लोग भी हिपोक्रेट्स हैं। हिपोक्रेट्स ऐसे हैं, भगवान के वो हम पूजा करने के लिए लेते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती के डब्बे के ऊपर भगवान की फ़ोटो बनी रहती है। अगरबत्ती को हम यूज़ करते हैं, भगवान को याद करते हैं। उस डब्बे का क्या करते हैं, कचरे के डब्बे में फेंक फेंकते हैं या देते तो पैर लगाते हैं। एक तरफ आप बोल रहे हो हम भगवान को मानते हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो। तो ये इंसानी फितरत है, हम सब हिपोक्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग यू, मी, हम सब हैं। हैं। एग्जैक्टली। इट्स जस्ट दैट ओपन माइंड करके जब थोड़ा सा ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, तभी हमारे माइंड प्रोसेस में चेंज आएगा। बिल्कुल सर। मैं तो खुद डंके की चोट पे कहता हूँ, मैक्सिमम इतिहास जो आज की किताबों में भी हमारे देश में पढ़ाया जा रहा है वो फर्जी है, वो गलत है। एक सिंपल सा उदाहरण विवादित हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स में ट्रूथ पढ़ा है महात्मा गांधी का, या फिर और भी अगर बाकी हिस्टोरियंस का पढ़ेंगे। आपको पता है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत बड़े हिपोक्रेट थे। ओके। अगर आप महात्मा गांधी जी की बात करे जाए तो 16 साल की जब उम्र थे उनके पिताजी की सेहत सही नहीं थी, ठीक है। लेकिन 16 17 साल की उम्र में जब उनकी शादी हो गई थी, ठीक है, उन्होंने बेटर समझा अपनी वाइफ के साथ रहना एज कम्पेयर टू गोइंग टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। क्यों? बिकॉज जवानी का जोश है, सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और वही हिपोक्रेसी उन्होंने जब एक एज क्रॉस कर ली, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अब सेलिब्रेट करूंगा, मैं मतलब अब ब्रह्मचार बन जाऊँ। चलो ठीक है, आश्रम में ये तो रिटन है, आप जाके पता करो, ये तो लिखा, उनने खुद नहीं मेंशन करा हुआ है ये वाली चीज़, ये किसी और ने नहीं, कि मुझे अपने ब्रह्मचार्य का एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए आश्रम में जो यंग युवतियां होती थी, लड़की थी, इनफैक्ट कुछ उनकी रिलेटिव भी थी, उनके साथ में नग्न अवस्था में सोता था, ये देखने के लिए कि मैं अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। ये रिटर्न है रिटर्न है, आप जाके चेक करो। प्रॉब्लम है हम बस अपनी वही नॉर्मल किताब ही पढ़ रहे हैं, वही वाली जिसमें प्रॉब्लम है। बहुत कुछ और ही लिखा गया है। एग्जैक्टली exactly. तो भाई ब्रह्मचार्य, हमने और भी ब्रह्मचार्य देखे हैं, स्वामी विवेकानंद जी, वो इतने बड़े ब्रह्मचार्य, उनको कभी ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना पड़ा, बट इनके अलग ही एक्सपेरिमेंट्स में ट्रूथ है। दूसरा, इनको, इनकी मेन, हमने क्रक्स इतना क्यों मानते थे, क्योंकि हमने एक मूवी देखी थी जिसमें कि दिखाया गया था कि एक बार एक ब्लैक, ये एक ट्रेन में चढ़ गए थे, इसको ब्लैक बोल के, इंडियन है, ग्रे, ये चमड़ी है करके उनको धक्का निकाल दिया था। लेकिन पता है बाद में जब एक समय आया था जब ये था कि कुछ नाइजीरियंस भी थे और कुछ इंडियंस भी थे, साथ में रहने की अगर बात हो रही थी, तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू से कि नहीं, दोनों को साथ में मत रखो। आप एक तरफ रेसिस्ट वाला एक रिमार्क दे रहे हैं और उसके बाद आप ये, आपको पता है, बिकॉज आपने हिटलर की बात करी है, हिटलर जब उधर वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, महात्मा जी एक पत्र लिख रहे हैं उनको कि यार मैं तुम्हारे करेज को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, आप तो बहुत बहुत ज़्यादा करेजियस हो, पूरी दुनिया को हिला रहे हो। हिटलर को लिख रहे हैं। आप खुद सोचो, जो व्यक्ति हर जगह पे, हम बोलते हैं कि क्या अहिंसावादी वाली बात चल रही है, आप हिटलर को तारीफ कैसे कर सकते हो इतनी क्रुएलिटी के कारण। मैं एक सेकंड को मान सकता हूँ, हो सकता है आपको गलत मैसेज किसी ने दिया होगा, लेकिन वो इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं यार, लॉयर थे, पता तो कर ही सकते थे कि हिटलर एग्जैक्टली कर क्या रहा है। मतलब मैं एक बार को समझू कि उनको किसी ने बोला होगा हिटलर बहुत अच्छा इंडिया है, पर मेरे को लगता नहीं है गांधी जी ने। तो आप खुद सोचो, तो इतिहास जो आप पढ़ रहे हो, ये जो आपको दुनिया दिखाना चाहती है वही दिखाई जा रही है, एक्चुअल इतिहास नहीं है। असली क्रांतिकारी, इसलिए तो आजकल लोग जब अवेयर हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज असली क्रांतिकारी, भगत सिंह वॉज वन ऑफ द असली क्रांतिकारी। इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि जब तक वो प्रेशर नहीं दिखाया जाता है ना, वो बोलते हैं ना, घी जब सीधे उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, वो करनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को, तभी प्रेशर लगा है, अदरवाइज ये सारे प्रेशर्स नहीं लगते। ये बोलना बड़ा आसान है, वही होता है कि लास्ट में जो पोस्टर बॉय हो जाता है उसको सारा क्रेडिट मिल जाता exactly. है, पीछे वालों को नहीं मिलता है। सेम सेम वही वाली चीज़ यहाँ पर हुई। तो मैंने बातों बातों में कुछ ज़्यादा बोल दिया, किसी को अगर बुरा लगा तो सॉरी, बट जो सच है वो सच है। तो इतिहास मैं कहता हूँ हमारे देश में बिल्कुल हमारा असली इतिहास, वो ये जो पौराणिक काल की चीज़ें कहते हैं, दीज आर नॉट माइथोलॉजी, दीज आर हिस्ट्री। और इसको अगर आप डिटेल में जाके देखोगे, सब में साइंस है,
सब में साइंस है, बस ये है कि हमारा माइंड इतना इक्विप नहीं है कि हम उस साइंस को समझ पाए। अरे साइंस तो अभी तक इतना एडवांस हम बोलते हैं, 5% से ज़्यादा ओशन के अंदर हम नहीं जा पाए। जा पाए, एग्जैक्टली। मैरियाना ट्रेंच के नीचे क्या है, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं रेडियो वेव्स छोड़ के। तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि हमको सब कुछ पता है? सिर्फ 5% हम ओशन एक्सप्लोर कर पाए इतने बड़ी बड़ी मशीन होने के बाद, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको सब कुछ पता है? जब हम कहते हैं कि हनुमान जी जब उधर ट्रैवल कर रहे थे लंका की तरफ, तो एक राक्षस, एक सांप जैसा राक्षस निकला था। इट वॉज अ सरपेंट। लॉजिकली अगर आप देखा जाए तो टाइटेनोबोआ और इस तरह के काफ़ी सारे सांप पुराने ज़माने में थे, जो साइंस प्रूफ कर चुका है, लाखों करोड़ों साल पहले भी रह चुके हैं, जिनकी हाइट बहुत बड़ी बड़ी रहती थी। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी एक सरपेंट था। आज से, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आज से मैं 50 साल पहले आपको कहता कि क्या आप शेर घर पे रख सकते हो? बोले पागल हो क्या, कुत्ता रख सकते, बिल्ली रख सकते, शेर कौन रख सकते हैं? एग्जैक्टली। फिर जब इंटरनेट आया और जब लोग ट्रैवल करना शुरू किया, तो लोग अरब देश गए। अरब देश जाके देखा, अरे घर पे लोगों ने शेर पाला हुआ है, तब मान लिया, ठीक है। तो वैसे ही पौराणिक कालों में भी अलग अलग तरीके के जानवरों को टेम किया गया था, तो उनमें से ये सारी चीज़ें भी थीं। तो व्हाट इज़ द हाई, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो सी सरपेंट थे वॉज टेम्ड। जिस तरह शेर रखा गया है, वैसे ये इस चीज़ को भी रखा गया था टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ श्रीलंका। और जब हनुमान जी उस चीज़ को ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ पर ये एक क्लैश हुआ था। तो अगर हम साइंस के हिसाब से भी सोचा जाए तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप कुछ लोग सोचते होंगे कि उस समय पे लोग हवा कैसे, जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, भाई साहब ये दो तरीके से देख लो। अगर हमारी नहीं माननी है तो अगेन गोरी चमड़ी को देख लो, एक ल्यूसी करके मूवी है, ठीक है। ल्यूसी में दिखाया गया कि जब 5% आपका ब्रेन काम करता है तो आप क्या करते हो, जब आप 25% के ऊपर जाते हो तो आप लिविएट होते हो। इसलिए आपने कहानी सुनी होगी, काफ़ी सारे गुरु लोग होते हैं जो लेविएट करते हैं। लिविएट हो सकते हैं, ज़मीन से उठ सकते हैं। तो हनुमान जी हैं यार, आप तो इतना जी हनुमान जी जी के जी। बारे में करते हैं। तो अगर जस्ट प्रॉब्लम इस कि हमारा ह्यूमन माइंड उतना इक्विप्ड है ही नहीं, इतना बलशाली नहीं है कि हम ये चीज़ें हजम कर सके फ्रॉम, इसलिए हम जादू बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं कि माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी सर, माइथोलॉजी जादू है, भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि माइथोलॉजी ये है। वही है ना, फॉरेनर्स ने भी प्रूफ नहीं करा है ना, तो यार तब तक हम जादू ही बोलेंगे। अरे ये फॉरेनर सब कुछ तो इधर से उठा के गए हैं। आप खुद देखो क्या हुआ था कि जब फॉरेन के साथ हमारे ट्रेड्स होते थे, ट्रेड्स मतलब स्पाइसेस वो लेने आते थे, क्योंकि हमारे तो स्पाइसेस बहुत अच्छे होते थे, खेती बहुत अच्छी होती थी, तो सोने की चिड़िया थी, सब तो लूट के ले गए ये लोग। तो ये जब आते थे तो यहाँ के लोग आके पुराने ज़माने में देखते थे, यार इधर लोग कृष्ण जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या है कैसा है। तो जिनको यहाँ की थोड़ी हिंदी समझ में आने लग गई, तो वो कहानियाँ सुनने के लिए इच्छुक हो गए कि बताओ। तो लोग तो बड़े प्रसन्न होकर बताते थे, इस तरह से गोकुल में ऐसे थे, ये थे, वो गोपियाँ। होता है, गोपियाँ थी, ये थी, इंद्र भगवान के बारे में बताते थे, फिर उसके बाद यमराज के बारे में बताते थे। अब क्या होता है, कहानियों की एक खासियत ये है कि जब आप वर्बली बताते हो, तो जैसे वो चाइनीज़ विस्पर में होता है ना, मैं आपको बोलूँगा कि यार आपका भाई तो बहुत बेकार है, आप किसी और को बोलोगे, मम्मी यार वो अभिषेक जी ने बोला कि मेरा भाई बहुत बेकार है क्योंकि वो चॉकलेट बहुत खाता है। मम्मी फिर पापा को बोलेंगे यार ये बेटा बहुत बिगड़ गया है क्योंकि वो ना रास्ते में बहुत आवारीगिरी। देख रहे हो, एक 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 चेंज। एक चीज चेंज होते जाती है। तो वर्बली यही हुआ। जब बाहर गए, अब आप बाहर के जाके सारे भगवानों को आप देखो किस तरह से उन्होंने सेम स्टोरीज बना दी अपने वर्जन पे, जो वो लोग हजम कर सकें। अगर आप देखोगे तो वहां पर वो बोलते हैं कि हमारे इधर इंद्र है, उधर ज्यूस है। ज्यूस को उधर स्वर्ग का राजा दिखाया है, वो बिजली छोड़ते हैं, हमारे इधर बिजली छोड़ते हैं। इधर हमको बताया था कि डार्क एनर्जीज और सारे लोगों को नर्क में लेने का काम यमराज करते, उधर हेडीज बना दिया, उनको इंद्र जी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो उधर ज्यूस के साथ कनेक्ट कर दिया कि भैया ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बोले कि एक बहुत बलशाली इंसान था जो पहाड़ भी उठा लेता था, सांप के ऊपर नाचता था, हरक्यूलिस बना दिया। हरक्यूलिस जाके कभी एक मल्टी मल्टी स्नेक फेस से फाइट कर रहा है, कभी वो पहाड़ उठा रहा है और बॉडी बिल्कुल उसकी सेम हो रहा है। सेम चीज़ हो रही है। इनफैक्ट बाहर जब सुपरमैन बना है, आप जाके उस जिसने पहली बार सुपरमैन का क्रिएटर बनाया है उससे अगर उसके अगर आप इंटरव्यू देखोगे, वेयर डिड यू गेट द इंस्पिरेशन, मेरे को हनुमान जी से इंस्पिरेशन मिला था कि एक बलशाली इंसान उड़ सकता है। हम्म। बस उनको अमेरिकन को ना दिखावे का बड़ा शौक है, तो उनको स्मार्ट बंदा दिखाना था, क्लैंट कि भाई बहुत स्मार्ट दिखा है, तो उन्होंने फेशियल वो चेंज कर दी। अरे हमको, मैं वही कह रहा हूँ, हमको हमने इतिहास को गलत तरीके से पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल आज भी मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हनुमान जी की जो सेना थी वो बंदरों की सेना थी। अरे बंदर नहीं थे, वानर। वानर थे। वानर का अर्थ क्या होता है, वन, वन में फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वानर, जो इंसान वन में ओके। घूमते थे जिनकी पूंछ थी, उनको वानर कहते हैं। बट हम लोगों ने उसको पेंट कर दिया क्योंकि हमने कॉमिक्स में पढ़ा, हमने कार्टून में देखा। वो कार्टून भी जो हमने देखा बहुत अच्छा कार्टून है, लेकिन वो कार्टून बना कहाँ पर है, वो जापानीज़ ने बनाया। जो सबसे बड़ा रामायण का कार्टून है वो इंडियंस ने भी नहीं बनाया है, जो बहुत बढ़िया है। लेकिन वो उसमें अगेन उसमें और एक चीज़ है, जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को कहा जाता है रावण का भाई है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो मनुष्य नहीं था, वो राक्षस भी नहीं था,
वो था एक ह्यूमनॉइड मतलब लोगों को पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि अगर आपने जस्टिस लीग मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा एक बंदा आधा मशीन और आधा इंसान था, वो उस हिसाब से था। और इसका भी प्रूफ आपको कैसे मिलेगा, वाल्मीकि जी की जब रामायण आप पढ़ते हो तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कुंभकर्ण का जब रेफरेंस आता है तो रावण के पिताजी ने कुंभकर्ण को बनाया था, बनाया था। बर्थ नहीं बनाया था। दूसरा चीज, जब युद्ध हो रहा है युद्ध भूमि में, जब कुंभकर्ण जा रहा है तब बंदर उसकी नाक में घुस के कान से निकल रहे, कान में घुस के मुंह से निकल रहे हैं। अब लॉजिकल माइंड जितना भी बड़ा आप चेहरा कर लो, इतनी सारी नालियां प्रणाली और इतनी सारी चीजें होती है, पॉसिबल नहीं है। वो कैसे इतनी ईज के साथ अंदर घुसना बाहर करना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तीसरी चीज है, जब एरो लगा उसके बाद वो पानी, एरो लगते ही ऐसा लगा कि फ्यूज उड़ गया है अगर हाँ, आप हाँ। उसमें पढ़े, और वो फिर पानी में गिर गए। तो इट वाज मोर लाइक एवटार मूवी, आपने देखी है? जी, जी। तो उसमें देखा रोबोट के अंदर एक बंदा उसको पूरा ऑपरेट करता है। प्लस इसीलिए 6 महीने वो सोना नहीं, 6 महीने रेस्टिंग था, बिकॉज उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा रहती थी बैटरी चार्ज कुंभकर्ण हो रही की। थी। यस, तो काइंड ऑफ वो बैटरी चार्ज रहती थी। तो 6 मंथ्स ऑपरेशनल, 6 मंथ्स उनकी रेस्टिंग पे थी। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि ये सारी मशीन, और अब इलॉन मस्क ने वो रोबोट बना दिया नाचते हुए, तो लोग बोल रहे हैं हाँ ये पॉसिबल है भाई। अरे भाई, हम लोग कब का हमारे ग्रंथ। अच्छा, तो मैं ये भी एक, कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी, जो लोग अभी तक टिके हुए हैं उनको क्यूरियोसिटी है कि भाई अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अब क्यों नहीं है, अब हमको इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि जब ये महाभारत का युद्ध का अंत हुआ था ना, तो उस समय पे कृष्ण जी और बाकी समझदार लोगों ने एक चीज़ देखी कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें बना ली और हमने देख लिया साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, कि अगर ये आम मनुष्य या गलत हाथ में पड़ जाए, क्योंकि वो देख चुके थे, तो इसका बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता मिसयूज है, हो जाएगा। मिसयूज़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाई जाए और लेट पीपल ग्रास्प इट एट देयर ओन, ताकि एक बहुत लंबे समय तक एटलीस्ट सुख शांति बने रहे। और वही चीज़ हो रही, देखो जैसे जैसे लोगों का एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे लोगों को पता न्यूक्लियर मिसाइल भी हो सकती है, एटॉमिक बम भी हो सकता है, वैसे ही हिरोशिमा हिरोशिमा, का, नागासाकी। नागासाकी का अटैक हो रहा है। अभी जो इतने दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल युद्ध चल रहे हैं, डर किसका है कि कोई न्यूक ना चला दे। अगर न्यूक किसी ने देखा ही नहीं होता तो फिर वो कहाँ से वो प्रॉब्लम होती। तो ये धीरे 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 करके ये लोगों को पता लग रहा है, तो ये दुर्भाग्य भी है, बट दिस इज़ हाउ। और कलयुग का अंत भी उसी तरह से होगा जो बताया गया है, उसी तरह से ही हम थोड़ा सा उस एंगल में चले गए, लेकिन बातों बातों में निकल। बट हाँ, दिख रहा है कि हाँ, कलयुग आ चुका है और अब घोर कलयुग भी आने ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। सर, अभी जैसे आपने टाइम ट्रैवल की बात करी, टाइम मशीन की बात करी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। जी। आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को तो सीखने को मिला ही होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड पार्ट 2 चाहिए वो भी ज़रूर बताना। आई एम श्योर अभी तक बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होंगे इनका पार्ट 2 चाहिए। सर, आपकी नॉलेज किसको नहीं जाननी है, लाइक आपकी द वे ऑफ टेलिंग, लिटरली, मतलब जब हम फ़ोन पर बात कर रहे थे, जी। मैंने जब आपसे बात करी, आई वाज लाइक यार कुछ तो बात है सर में। और मैं कहना चाहूँगा, आपके दर्शकों को पता ही होगा कि आपके अंदर भी बहुत अच्छा एक साइड है क्यूरियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी का। तो मेरे विशेष हैं कि आप भी आगे बढ़ें और आपकी ऑडियंस भी आगे बढ़े। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।